तो एक बार पुनः मेरी तरफ से सभी मित्रों को बहुत-बहुत धन्यवाद और चूँकि आप मेरा इतना लंबा इंतज़ार किए और आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मॉडर्निज़्म पर और ख़ास तौर से जैसा कि टॉपिक में सर ने मुझे बताया कि ये मॉडर्न लिटरेचर और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है। तो आज हम फ़ोकस करेंगे मॉडर्न लिटरेचर पे और देखेंगे कि उसके क्या-क्या नुआंसेस है और क्या ख़ासियत है, क्यों मॉडर्न है, तो ये सारी बातें। तो चूँकि मुझे लगता है कि शुरुआत कुछ इस तरह से किया जाए कि मॉडर्न लिटरेचर में मॉडर्न क्या है या मॉडर्निज़्म जो आपका लिटरेरी मूवमेंट है अ, उसका उसके पीछे क्या कहानी है? क्यों इसकी शुरुआत की आवश्यकता पड़ी? ऐसा क्या हुआ? क्या चीज़ों ने इसको प्रभावित किया या इसके बैकग्राउंड में क्या काम किया कि इस तरह से आपको मॉडर्न लिटरेचर और मॉडर्निज़्म जैसी कुछ फिनोमेनन देखने को मिली। तो मैं आप में से कुछ लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं मॉडर्निज़्म को लेकर और मॉडर्न लिटरेचर को लेकर? क्या आप में से कोई मुझे एक लाइन में बताने का कष्ट करेगा? आप में से जितने लोग हैं यदि किसी की आइडिया हो, तो वो बताने का कष्ट करे कि मॉडर्न लिटरेचर क्या है या मॉडर्निज़्म क्या है? जी। मित्रों आप चाहें तो अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो मुझे संकेत जैसा मिल रहा है कि मुझे ही शुरुआत करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसकी पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश करते हैं कि मॉडर्न मॉ कोई बात नहीं चंचल, कोई बात नहीं है। उम, ये बात समझ मैं पा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मॉडर्न लिटरेचर हम एक लाइन में यदि जानना चाहें कि यह है क्या? तो इसके साथ 2 बातें मैं रखना चाहता हूँ और आप दोनों पॉइंट को पकड़ने का पूरी कोशिश करिएगा क्योंकि आपने ये दोनों पॉइंट पकड़ ली, तो आप पूरा आंसर लिख लेंगे सर ने जैसा बताया है कि रिटन आंसर होगा, तो रिटन आंसर के लिए 2 पॉइंट्स पकड़ना ज़रूरी है। जी। तो जब हम मॉडर्न लिटरेचर की बात करते हैं तो मॉडर्न लिटरेचर को देखने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि मॉडर्न लिटरेचर के पहले का जो टाइम था वो क्या था क्योंकि इंग्लिश हिस्ट्री यदि आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि हिस्ट्री लिटरेचर जो है या हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है वह कई पार्ट्स में या कई मोमेंट्स में या कई एजेस में डिवाइड है। जब आप ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से आगे बढ़ते हैं तो आपको मिडल इंग्लिश लिटरेचर मिलता है और फिर आप उससे आगे बढ़ते हैं जब मॉडर्न लिटरेचर की तरफ या अर्ली मॉडर्न लिटरेचर की तरफ तो आप देखते हैं कि आपका एलिजाबेथन लिटरेचर है, आपका फिर न्यू क्लासिकल लिटरेचर है, उसके बाद आपका रोमांटिक लिटरेचर है, इसके बाद आपका अ, विक्टोरियन लिटरेचर है और फिर आपका मॉडर्न लिटरेचर है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि अ, एक हर पीरियड का अपना एक लिटरेचर है, उसकी कुछ ख़ासियत है और जब टाइम बदल जाता है जब टाइम बदलता है पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एनवायरनमेंट्स बदल जाता है, तो उसी तरह से उस समय की लिटरेचर की ख़ासियत भी बदलती रहती है। क्योंकि लिटरेचर जैसा कि समाज का दर्पण बोला जाता है, तो उसको भी एक तरह से एड्रेस करना होता है उस समय की सर्कमस्टेंसेस को, उस समय की विशेषता को और ये हमें बराबर देखने को भी मिला है, ख़ास तौर से भी हम रिनेसेंस और आपका रिनेसेंस और एलिज़ाबेथन लिटरेचर को आप देखें, तो जहाँ पर आप देख पाते हो कि अ इमेजिनेशन, इमोशन और एक्सप्लोरेशन चाहे वो इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन हो या फिर चाहे वो आउटर एक्सप्लोरेशन हो, वो सब कुछ आपको देखने को उसमें मिलता है। ड्रामा, पोएट्री इत्यादि का डेवलपमेंट जिस तरह से होता है, ठीक है? वो आप देखते हैं। फिर आप जब न्यू क्लासिसिज़्म में आते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरह से न्यू क्लासिसिज़्म की ज़रूरत है कि उसको इमेजिनेशन को, इमोशन को रिजेक्ट करना है, रीज़न को, रैशनैलिटी को
और साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना है और फिर आप एनलाइटनमेंट आप उस समय का जानते ही हैं। तत्पश्चात आप फिर जब रोमांटिसिज़्म में फिर आते हैं तो आप देखते हैं कि रोमांटिसिज़्म की फिर से ज़रूरत पड़ती है कि वो इमेजिनेशन, इमोशन और नेचर की तरफ उसका मूवमेंट और फिर आप सोसाइटी में देखें तो पुअर पीपल की आवाज़ और पुअर पीपल की वॉइस आपको उसमें देखने को मिलती है। और फिर आप जब उसके बाद विक्टोरियन में आते हैं तो विक्टोरियन में फिर वही बात होती है कि जो अधिकता है, एक्सेस है, इमेजिनेशन, इमोशन उसको उसका रिजेक्शन है जहाँ आप देखा आपने रोमांटिसिज्म में सब्जेक्टिविटी को तो आप विक्टोरियन एज में ऑब्जेक्टिविटी को पाते हैं। अ, एक खास बात आप यदि देखें कि जो मॉडर्निज़्म है, तो मॉडर्निज़्म आप देखेंगे मेरे अनुसार तो मैं पाता हूँ कि यह इसकी शुरुआत तो रिनेसेंस पीरियड से ही स्टार्ट हुई थी जहाँ पर रिलीजन को क्वेश्चन किया गया रिलीजन को क्वेश्चन किया गया, सुपरस्टिशंस को क्वेश्चन किया गया या फिर यह माना जाता था कि ह्यूमन जो लाइफ है वो केवल एक तरह से यह सीन है या सीन को रिप्रेजेंट करता है तो हमारा काम है कि हम रिलीजियस वे अपनाएं इसको पवित्र करने का तो हम अपने आप को पूरी तरह से क्लच कर दिए थे तो रिनेसेंस हमें यह फ्रीडम दिया कि नहीं हम पुनः मैन की जो गरिमा है मैन की जो इंडिविजुअलिटी जो सेंटर्डनेस है उसकी सेंट्रलिटी को हम रिकवर करें डिस्कवर करें तो वहां से चूंकि मॉडर्निज्म एक तरह से आपको एक रीजन करने की एक स्केप्टिकल एटीट्यूड देता है कि किसी चीज को आप इसी तरह से स्वीकार न कर लें पहले चेक करें वेरीफाई करें उसको रीजन के आधार पर तौलें फिर आप उसको इंट्रोगेट करें उसको क्वेश्चन करें तो क्वेश्चनिंग और विद रीजन यह मॉडर्निज्म की बड़ी खास बात है और आप देखें कि अ, यह उस समय थी। फिर आपको मैं 2 इवेंट्स का नाम बताना चाहूँगा। एक अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट है जो 1776 और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मूवमेंट हुआ था 1789 वहाँ पर भी देखें तो एक तरह से पॉलिटिकल मॉडर्निज़्म की शुरुआत तो वहाँ से हो गई थी जब मॉडर्निज़्म ये इंश्योर करता है कि हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो पुअर पीपल है जहाँ पर इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, लिबर्टी की बात होना चाहिए, ब्रदरहुड की बात होना चाहिए, जो कि इनसे आता है। तो पॉलिटिकल मॉडर्निज़्म की शुरुआत यहाँ से हो चली थी। लेकिन आप जैसा कि यदि आप एमएच अब्राहम्स पढ़ें तो उन्होंने मॉडर्न एज का जो टाइम फ्रेम दिया है वो यह है कि 1901 से 1945 तक का माना जाता है लेकिन यदि आप मॉडर्न लिटरेचर की टाइम लिमिट को देखें तो उसकी शुरू उसको आप मान सकते हैं कि लेट 19th सेंचुरी यानी 1890 के आसपास से लेकर और वह सेकेंड वर्ल्ड वार तक जाता है लेकिन यदि आप विधिवत पढ़े मॉडर्न मॉडर्न लिटरेचर को और मॉडर्निज्म तो उसकी शुरुआत लगभग लगभग मिड विक्टोरियन पीरियड से हो जाती है और ऐसा इसलिए होती है जो कि मैं आपके साथ यह प्रश्न उठाऊंगा तो अ, तो अब हम ये प्रश्न करते हैं कि यदि हम डिफाइन करने की कोशिश करें, परिभाषित करने की कोशिश करें कि मॉडर्न लिटरेचर क्या है, तो मैं इसकी 2 डेफिनिशन आपको दे पाऊँगा कि मॉडर्न लिटरेचर एक तरह का एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर है और मॉडर्न लिटरे पर आप यदि नोट कर रहे हो तो आप लिख सकते हैं कि मॉडर्न लिटरेचर अ, एक एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर को रिफर करता है और वह लिटरेचर लगभग 1800 1890 से स्टार्ट होकर 1945 तक ये पूरा टाइम फ्रेम में चला है। तो मेन जो बात ध्यान रखनी है कि एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर यानी क्या एक्सपेरिमेंट किया था मॉडर्न लिटरेचर में था जो विक्टोरियन लिटरेचर
नहीं था क्योंकि उसके पहले था, या उसके पहले रोमांटिक मोमेंट था, रोमांटिक पीरियड था तो उसमें क्या नहीं था, या उसके भी पहले न्यू क्लासिकल पीरियड था जहाँ पर इनलाइटनमेंट था तो वहाँ पर क्या नहीं था। तो ऐसा क्या नया चीज़ मॉडर्न लिटरेचर में आई, और और जब हम कह रहे हैं कि मॉडर्न लिटरेचर एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर की बात करता है या एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर को रिफर करता है, तो एक्सपेरिमेंटल में क्या-क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था? ये कुछ क्वेश्चन है जिससे हम स्टार्ट करेंगे। दूसरी जो डेफिनेशन ये है कि मॉडर्निज्म या मॉडर्न लिटरेचर जो है वो विक्टोरियन रियलिज्म के अपोजिशन में स्टार्ट हुआ था, उसके खिलाफ में स्टार्ट हुआ था। विक्टोरियन इथॉस या विक्टोरियन वैल्यूज, विक्टोरियन ट्रेडिशंस, विक्टोरियन टेक्निक, विक्टोरियन स्टाइल, इन सब के खिलाफत में आपका मॉडर्न लिटरेचर स्टार्ट हुआ था। अब मैं यहाँ पर 2 बात करना चाहता हूँ आपसे कि ये दोनों बातें आपको ध्यान देना जब भी आंसर लिखेंगे कि मॉडर्न लिटरेचर क्या है आपका, वह एक तरह का एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर है, और एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर एक ऐसा लिटरेचर होगा जो विक्टोरियन लिटरेचर में पाई जाने वाली स्टाइल्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, इथॉस और टेक्निक्स को रिजेक्ट करेगा, ये आप देखेंगे। और दूसरी बात, आप देखें कि मॉडर्निज्म जो टर्म है या मॉडर्निज्म जो घटना हुई, इसकी शुरुआत भी अ, इस तरह से हुई कि इसने विक्टोरियन रियलिज्म या ऑब्जेक्टिविटी को रिजेक्ट किया। अब समझने की बात यह है कि अ, विक्टोरियन रियलिज्म है क्या? देखिए, रियलिज्म का मतलब होता है कि कोई चीज़ जैसी है उसी तरह से उसको डिस्कस करना या उसको डिस्क्राइब करना, दैट इज कॉल्ड रियलिज्म। यानी कि कोई चीज कैसी थी उसी चीज को बताना, दैट इज रियलिज्म इन द ऑब्जेक्टिव मैनर। और दूसरी बात इसमें ध्यान ये रखने की है कि आप उस समय के राइटर्स देखें, चाहे आप चार्ल्स डिकेंस को देखें, चार्ल्स इलियट को देखें, फ्रेडर दोस्तोयेव्स्की को देखें, या फिर और भी राइटर्स को उस समय को देखें, तो उनका जो स्कोप था वह केवल समाज के ब्राइट एस्पेक्ट्स की, रियलिटीज की बात नहीं कर रहे थे। दे वर आल्सो टॉकिंग अबाउट अगली साइड्स, दे वर आल्सो टॉकिंग अबाउट अगली साइड्स, क्योंकि रियलिटी का मतलब ही है कि वो बेसिक ट्रूथ को दिखाए। तो उस समय का बेसिक ट्रूथ अगली पॉइंट्स था, और आप जानते हैं कि उस समय कॉर्न लॉ, रिफॉर्म मूवमेंट्स और सफरगेट मूवमेंट्स इत्यादि सब चल रहे थे। तो आप देखें कि जो रिफॉर्म बिल पास हुआ पहला 1832, और उसके बाद दूसरी बार 1867 एंड तीसरी बार 1884 में ये जो हुआ, तो यह एक तरह से वहाँ का बदलता समाज था, और गरीबों की और मजदूरों की भी आवाज सुने जाने की एक दौर था कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी वोट देने का अधिकार मिले। और आप देखें कि उसमें औरतों का भी ये था कि उनको भी वोट देने का अधिकार मिले, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा था, या उनके साथ एज की बाउंड्री थी और प्रॉपर्टी की बाउंड्री थी कि इतना प्रॉपर्टी होगा तो आप वोट दे सकते हैं। तो वह खास तौर से मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास कहने का मतलब वहाँ का कैपिटलिस्ट क्लास तक चीजें सीमित थी। और आप जानते हैं कि 1928 यानी 20th सेंचुरी में जाकर औरतों को भी अधिकार मिला पूरी तरह से वोट देने का। बट अब फिर से वही बात हम लोग कर लें कि जब हम कहते हैं कि ये विक्टोरियन रियलिज्म के खिलाफ में आपका मॉडर्निज्म स्टार्ट हुआ, तो विक्टोरियन विक्टोरियन रियलिज्म आपकी आउटर रियलिटी की बात करता है, आउटर रियलिटी या आउटर रियलिज्म की बात करता है कि बाहर कैसा क्या है। तो मॉडर्निज्म का मानना यह था कि आप आउटर रियलिटी की जब बात करते हो तो एक बहुत बड़ा सत्य से अधूरे रह जाते हो, जो अंदर चलता है एक इंसान के, जो माइंड में चलता है, जो इंटरनल रियलिटी होती है। तो मॉडर्निज्म एक तरह से इसी तरह से शुरुआत होता है इसके अपोजिशन में कि यह आउटर रियलिटी की बात कम करते हुए इनर रियलिटी पर फोकस ज्यादा करता है। तो ये इनर वर्ल्ड
कि जो रियलिटी है, जो हमारे माइंड में हर वक्त चलती रहती है या जो हमारे कॉन्शसनेस में चलती रहती है, उसके साथ इसकी अ, शुरुआत होती है। दूसरी बात मैं बताऊं कि जो मैंने बताया एक डेफिनेशन की मॉडर्न लिटरेचर आपका एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर है, तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था इस बात का आप ध्यान देंगे। चार बातें नई आई थी एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर के साथ। पहली बात यह कि एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर में जो आप दोनों की तुलना भी करते हैं, विक्टोरियन लिटरेचर में आप पाएंगे नॉवेल्स इत्यादि में कि वहां पर आपका ओमनीसिएंट नैरेटर है, ओमनीसिएंट नैरेटर है और लीनियर नैरेटिव है, यानी बिगिनिंग है, मिडल है, एंड है, ये बात थी। लेकिन मॉडर्निज्म में आप देखेंगे या मॉडर्न लिटरेचर में आप देखेंगे कि यह नॉन लीनियर नैरेटिव है, या नॉन रियलाइबल नैरेटर है, या मल्टीपल नैरेटिव्स है, या मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स है, या प्लूरैलिटी है। यानी कोई एक सिंगल स्टैंड नहीं है जहां से कोई कहानी बताई जाती है या समझाई जाती है। तो यह मल्टीप्लिसिटी को दिखाता है, मल्टीपल वॉइसेस को, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को। और लीनियर प्लॉट को रिजेक्ट करते हुए आप यहाँ पाएंगे कि एक तरह से नॉन लीनियर प्लॉट है, जहां पर आपको यह आइडिया नहीं लगेगा कि क्या मिडल है, क्या आपका। चंचल जी, हम लोग आ रहे हैं उस पे। उसकी बिगिनिंग क्या है, उसका मिडल क्या है और उसका अंत क्या है, तो ये आप पाते हैं। दूसरी बात नई क्या थी, आपने इनकी एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक थी, जो एक नई चीज हुई लिटरेचर में। और आप जानते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस सबसे पहले विलियम जेम्स की किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में आया था 1890 में। और इस प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी से आपने देखा मार्शल प्राउस्ट, उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ, आपका जेम्स जॉयस, तमाम ऐसे ऑथर्स जिन्होंने यूज किया। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और ये इनर रियलिटी की बात करता है कि आपके माइंड में हर वक्त किस तरह से आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस फ्लो करते रहते हैं, और ये वास्तव में आपकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी की ट्रूथ क्या है उसको बताने में इसका बहुत बड़ा भूमिका होती है। और एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट आपको जानना है, तो यह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के जरिए आपको ये पता चलेगा कि उसकी थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स किस तरह से हो रही हैं सारी चीजें। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस आप देखें नॉवेल में आया, और नॉन रिलायबल नैरेटिव भी नॉवेल में आया, और नॉन रिलायबल रिलायबल नैरेटर भी इसमें आया। और पोएट्री में आप देखें क्या चीजें नई हो रही थी, वो एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर में क्या नई हो रही थी। आप देखें कि अ, इतना ज्यादा जोर के साथ पोएट्री में, फ्री वर्स में पोएट्री लिखी जाने लगी, और ब्लैंक वर्स में पहले भी लिखी जाती रही, लेकिन फ्री वर्स में लिखी जाने लगी। आप लोग जानते हैं कि फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में अंतर क्या है। देखिए, फ्री वर्स का मतलब होता है ऐसी पोएम्स जो न तो मीटर्ड हो और न ही राइम्ड हो, तो उसको आप फ्री वर्स कहते हैं। यदि राइम्ड हो बट मीटर्ड हो, राइम्ड ना हो, तो उसको ब्लैंक वर्स कहते हैं। तो आप एक तीसरी नई चीज हुई पोएट्री में हुई कि जो फ्री वर्स थी, या फिर उसका प्रचलन ज्यादा हुआ, और इसका सीधा सीधा क्रेडिट जाती है एजरा पाउंड को, जिनका स्लोगन ही था कि मेक इट न्यू, मेक इट न्यू, कि पोएट्री को ही आप नया करिए। और नया करने के लिए उन्होंने इमेजिज्म का सहारा लिया, जहां पर उन्होंने ये बात की कि कोई भी ऐसे शब्द इंक्लूड नहीं किए जाने चाहिए जिसका कोई मतलब न हो, बल्कि डायरेक्टनेस हो, क्लैरिटी हो, प्रिसीजन हो, और आपका फ्री वर्स में लिखी गई हो। और तो वहां से वो चीजें आई। फ्री वर्ड्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से डेवलप हुआ, इवॉल्व किया आपके मॉडर्न पोएट्री में। एक चीज और आई जो कि आप जानते हैं ड्रामा में, और वह यह थी कि जो फोर्थ वॉल का कॉन्सेप्ट है, कि एक कर्टेन से फोर्थ वॉल का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई किस तरह से आप
ऑडियंस को या व्यूअर्स को कैसे आप डिवाइड करते हैं, वो डिवाइडिंग लाइन को कोलैप्स कर दिया गया। फोर्थ वॉल का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया और इसके खत्म होने के कारण आप जानते हैं कि एक मेटा फिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं, जो चीजें दिखाई जा रही है वो नकली है, ये मानकर ही आपको देखना पड़ेगा। अब उसमें आप इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। और यहाँ से आप जानते हैं कि बर्टोल्ट ब्रेट का जो एलिनेशन थियरी है या फिर एपिक थिएटर है कि आप हर वक्त इस चीज को आपके संज्ञान में रहनी चाहिए कि जो कुछ आप देख रहे हैं या समझ रहे हैं वो वास्तव में एक तरह से आर्टिफिशियल है, वो एक्चुअल नहीं है। उसको उससे आप अपने आप को दूरी रखिए, जज करिए, आप ऑब्जेक्टिव दृष्टि रखिए उसको जज करने का। तो ये चीजें आई। एक चीज और आई एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर के कारण, वो अब्स्ट्रैक्शन। देखिए आप जानते हैं कि ये एक ऐसा पीरियड रहा जिसमें मिथ का प्रचलन बहुत बढ़ा, जिसमें सिंबल्स का, इमेज का, और आप जानते हैं कि सिंबल्स हमें एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट देता है। तो इसमें एब्स्ट्रैक्शन का भी बहुत ज्यादा जोर बढ़ा। तो इस मामले में है और विक्टोरियन लिटरेचर से ओ सॉरी, मेरा नेट शायद थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, बट डोंट वरी, लेट मी मेक इट स्टेबल, दिस इज वेरी यस। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज कंफर्म, एनीवन? Yes, sir. ओके। तो हमने इसकी बात की। अब मैं आपके साथ एक नोट्स शेयर करना चाहता हूं जहां से हमारी बात और गहराई में उतरेगी और आपको लिखने में और ज्यादा आसानी होगी। तो आप लोग से निवेदन है कि आप तुरंत स्क्रीनशॉट इसका लेंगे, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा ताकि मैं अपनी बात को आपके साथ विदाउट शेयरिंग मोमेंट में कर सकूं। तो क्या आपको मेरी स्क्रीन शेयर दिख रही है? जी सर। ओके। तो आपके Yes, सामने sir. मैंने ये कुछ आइडिया शेयर किए हैं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। टू मैंने इसको एक्चुअली ये मैं आपको पढ़ाने के लिए ही ये नाम दिया हूँ। टू बिगिन विद द फॉलोइंग की आइडियाज अगेंस्ट विक्टोरियन रियलिज्म, नेचुरलिज्म, ऑब्जेक्टिविटी। सेकंड, मेक इट न्यू, एजरा पाउंड, एवान गार्ड, एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर। ये आपको कुछ जो बातें मैं कर रहा हूं वो समझ में आ जाएंगी। Against linear narrative technique, omniscient narrator. Against arts for art's sake and arts for truth's sake. Against Victorian morality, perjury. Against enlightenment, reason, universal truth, arts autonomy. Paul Ricoeur's hermeneutics of suspicion, hidden truths, meaning texts, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Carl Jung. Art for life's sake, on the origins of species, and theory of relativity by Albert Einstein, partially against romanticism. आपने ले लिया क्या? आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए Yes, sir. गाइस? Yes, ओके, sir. वेरी गुड। सो गाइज हम लोग बात करते हैं अभी। मैं जो बात कर रहा था वही कर रहा था कि किस तरह से जो मॉडर्न लिटरेचर है वो विक्टोरियन रियलिज्म, नेचुरलिज्म या ऑब्जेक्टिविटी के बिल्कुल विरोध में स्टार्ट होता है। रियलिज्म का वही मतलब है कि कोई चीज को जैसी है थी उसी तरह से डिस्क्राइब करना। ये थोड़ा सेलेक्टिव अप्रोच दिखाता है। बट नेचुरलिज्म कोई सेलेक्टिव अप्रोच को नहीं दिखाता है, यानी जो भी चीज है उसको आप डिस्क्राइब करते जाएं, दैट इज नेचुरलिज्म। और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ऑब्जेक्टिव ढंग से इन डिटेल। और दूसरी बात मैंने कही कि इसका जो स्लोगन था न्यू मॉडर्न लिटरेचर का वही था जो आया था एजरा पाउंड से, कि मेक इट न्यू। या एक फ्रेंच मूवमेंट है जिसका नाम है एवान गार्ड। एवान गार्ड स्पेशली मिलिट्री से लिया गया एक टर्म है जिसका मतलब होता है आगे वाली सेना जो लीड करती है।
बट यहाँ पर है एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर से मतलब है किसी चीज़ को कैसे नया बनाया जाए। तो मैं ये कुछ टर्म्स आपको ओवरलैप भी करेंगे, आप देख रहे हैं कि मैंने कई बार लिखे हैं, तो उससे आप घबराइएगा मत, बस आप देख जी लीजिए। तो ये सारी चीज़ें नई हुई थी आप तो जिसकी मैंने चर्चा कर दी है और इसकी भी चर्चा मैंने कर दी है कि ये लीनियर नैरेटिव टेक्निक या ओमनिसिएंट नैरेटर के खिलाफ था। अब हम बात करेंगे इस बारे में कि किस तरह से यस एक और ख़ास बात मैं आप सबके साथ करना चाहता हूँ, मैं इसको पहले हटा दूँ फिर या ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसको आप नहीं समझेंगे तो मॉडर्निज़्म समझना या मॉडर्न लिटरेचर समझना अधूरा हो जाएगा। देखिए इनफैक्ट यह जो आपका मॉडर्न लिटरेचर है, वो विक्टोरियन मोरालिटी के बहुत खिलाफ है। विक्टोरियन मोरालिटी के खिलाफ है और इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। आप शायद इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा तो समझेंगे। देखिए यस आप शायद नहीं लिए हैं, आप ले लीजिए एक बार और। मैं जिस चीज़ का आपको करवाना चाहता हूँ, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। या आप इसका नहीं लिए होंगे, ले लीजिए आप। हरी अप प्लीज़। क्या आपने ले लिया? Yes, sir. गाइस? जी सर। ओके, Yes, sir. वेल गुड। राइट, 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 वेरी गुड। जी, तो ये बात यदि हम नहीं करेंगे तो बात अधूरी रहेगी। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी शुड टॉक अबाउट इट एंड लेट्स सी क्या ये मामला है। देखिए विक्टोरियन जो मोरालिटी है उसके भी अपोजिशन में मॉडर्न लिटरेचर की शुरुआत हुई या फिर मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ और इसकी इनफैक्ट इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वैसे तो मॉडर्न लिटरेचर की जो शुरुआत है ऑफिशियली माना जाता है कि 1890s के समय से स्टार्ट हुआ, लेकिन यदि आप अध्ययन करें तो पाएंगे कि नो, ये तो स्टार्ट हो गया था मिड विक्टोरियन एरा से ही। और किस तरह से स्टार्ट हुआ था, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली लिटरेरी मॉडर्निज्म और मॉडर्न लिटरेचर के कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे। पॉलिटिकल तो और पहले से हुआ था जिसके बारे में हमने बात कर ली। जी, अ, देखिए फ्रांस एक ऐसा देश रहा है या फ्रेंच आर्ट ट्रेडिशन या फ्रेंच पेंटिंग या फ्रेंच लिटरेचर का बहुत बड़ा देन है इस पूरे वर्ल्ड को। और आप देख रहे आपने आप इवन इफ यू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, तो यदि फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था होता तो कहीं का कॉन्स्टिट्यूशन बनना संभव नहीं होता। विमेन लिबरेशन की जब हम बात करते हैं तो यदि वो नहीं होता तो वो भी नहीं हुआ होता। और यदि हम बात करते हैं लिटरेचर में मॉडर्निज्म की या पोस्ट मॉडर्निज्म की, तो यदि फ्रेंच स्कॉलर्स नहीं कंट्रीब्यूट किए होते तो ये नहीं होता। तो फ्रेंच का लिटरेचर का, फ्रेंच पेंटर्स का, फ्रेंच लिटरेरी मास्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखें 1856 में एक वर्क आया था और वो वर्क था फ्रेंच ऑथर, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया हो तो देख रहे होंगे, मैडम बावरी। और ये मैडम बावरी गस्तेव फ्लोबा के द्वारा है। और उसके बाद एक दूसरा वर्क आया चार्ल्स बॉडलेयर का, जो आप देख रहे होंगे द फ्लावर्स ऑफ एवल्स। तो ये दो वर्क ऐसे हैं जो सिंबोलिज्म की शुरुआत करने के लिए या सिंबल्स टेक्निक का ओरिजिन करने के लिए भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। यानी सिंबोलिज्म की शुरुआत भी इन्हीं के साथ, रिम्बार्ड के यानी फ्रेंच स्कॉलर्स के साथ होती है। और सिंबल्स या सिंबोलिज्म और इम्प्रेशनिज्म, यह दोनों बहुत बड़ी विशेषता है आपके मॉडर्निज्म की। मॉडर्निज्म इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो आप देखें कि मैडम बावरी जब लिखा गया तो मैडम बावरी में आप देखेंगे कि मैडम बावरी का जो कैरेक्टर है वो एमा एमा नाम की एक औरत है। और एमा की
शादी चूँकि लव मैरिज होती है एक बंदे से, तो वो कुछ दिन पाती है कि मैरिज इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, वो मैरिज में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए वो अपने मैरिज से हटकर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखने लगती है और अ, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप अपने आप को एक्सप्लोर करने लगती है, अपने मैरिज से आउट जाकर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में। तो एक औरत जब इस तरह से करती है तो वो सर्टेन बाउंड्रीज़ जो पैट्रियार्कल बाउंड्रीज़ होती है उसको वो तोड़ती भी है और उसको उससे अपोज़िशन का सामना भी करना पड़ता है। तो जब वो उसका हस्बैंड चाहता है कि वो उसके साथ हमेशा रहे, उससे अच्छे से संबंध रखे, बट वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, इसलिए बार-बार वो उसके 2-2 लवर्स हैं और बार-बार वो कहती है कि आई हैव 2 लवर्स। शी कन्फेसेस कि मेरे 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 लवर्स हैं और और फिर वो एक कन्क्लूज़न निकालती है कि चाहे आप मैरिज में हो, वो भी उसके लिए सैटिस्फैक्टरी नहीं है और मैरिज से बाहर आप जब जाइए, जहाँ पर एडल्टरी आप देखें ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। एडल्टरी में भी जाएँ तो वो औरतों के लिए फ्रीडम या लिबरेशन का ज़रिया नहीं बनता बल्कि एक तरह से वो भी एक दाँस्ता है, यानी वहाँ पर भी उनका एक्सप्लॉयटेशन है। इस पूरे अ बुक में आप ये पाते हैं। तो चूँकि विक्टोरियन मोरालिटी इसके खिलाफ में थी कि नो, 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 नो ये तो बहुत गंदी चीज़ लिख दिया, एक ऐसी औरत प्रेज़ेंट किया जो हमारे समाज में जो वैल्यूज़ हैं पैट्रियार्कल उसका भी खंडन कर रही है। तो इसके इनके खिलाफ मुकदमा हुआ कोर्ट में वहाँ पर आप पिनराड क्या नाम है? आप देख रहे हैं जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है? जो जनवरी 1957 में पिन क्या नाम है थोड़ा पढ़ दे कोई? पिनराड है क्या नाम है? एनीबॉडी? नो वन। यस, अर्नेस्ट पिनार्ड नाम नाम है उस बंदे का जो एक तरह से एडवोकेट है या फिर समाज का आदमी है। उसने इनके खिलाफ मुकदमा किया कि नहीं ये तो बहुत गलत है। ये तो ठीक नहीं है। फिर चार्ल्स बॉडलेयर ने जब अपनी फ्लावर्स ऑफ इविल से लिखा, उन्होंने बहुत इरोटिक पोएम्स उसमें लिखा है, उसमें बहुत सेक्सुअल अपीलिंग पोएम्स है, तो उनके खिलाफ भी इसी ने मुकदमा किया। अर्थात अब इन दोनों स्कॉलरों के खिलाफ जब मुकदमा हुआ, तो लिटरेचर को अब अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में लाना पड़ा विक्टोरियन लिटरेचर को कि क्या हम लिखें, क्या नहीं लिखें। इनको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ रहा था। बहुत चैलेंजेस थे स्कॉलर्स के खिलाफ कि आप सब कुछ नहीं लिख सकते हो। तो आप फिर देखेंगे कि यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। नॉर्वे भी गया जहाँ पर आपने इब्सन अ इब्सन को देखा। इब्सन ने 2 अ, ड्रामा लिखा है जिसमें एक है आपका यस घोस्ट है और अ डॉल्स हाउस है। डॉल हाउस। यदि आप यस अ डॉल्स हाउस को आप जब पढ़ें तो इसमें भी आपको वहाँ पर देखेंगे कि एक वाइफ जो अपने हस्बैंड से पुनः हैप्पी नहीं होती है, वो अपने आप को एक्सप्लोर करती है, अपने जो अ, जो वाइफ की ड्यूटीज़ होती है उसको इग्नोर करती है और उसमें कमाल की लाइन आती है, वो हस्बैंड कहता है कि भई तुम मुझसे शादी की हो, तुम्हारा मेरे और मेरे बच्चे के प्रति ड्यूटी है। तो उसने कहा कि नो, मेरी तुम्हारे प्रति या बच्चे के प्रति कोई ड्यूटी नहीं है। तो वो पूछता है कि फिर किसके प्रति ड्यूटी है? तो वो कहती है कि मेरी ड्यूटी मेरे प्रति है। मीन्स मैं अपना जीवन अपने अनुसार जीना चाहती हूँ। तो आप देखें कि किस और उसमें वो कैरेक्टर नोरा है और नोरा इस तरह से बात करती है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक औरत अपनी बात को असर्टिव ढंग से रख रही है और फिर आप देखेंगे उनका घोस्ट है तो घोस्ट में भी एक तरह से एक ऐसा सेक्सुअल रिलेशनशिप दिखाया गया, अटैचमेंट दिखाया गया जहाँ पर कज़न्स के बीच में होता है। तो आप इसके आगे भी चलें तो एक और स्कॉलर हैं जो हमारे आयरिश स्कॉलर हैं, उनको हम इंग्लिश स्कॉलर ही कहेंगे आपके ऑस्कर वाइल्ड ने द वो डोरियन ग्रे जो आप देख रहे हैं उनकी जो रचना है उसमें भी उन्होंने एक तरह से सोडोमी या फिर
एक तरह से होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप की चर्चा की है, तो आप देख रहे हैं कि एक तरह से सेक्सुअल ओपननेस या जो सेक्स का ट्रीटमेंट वो काफी ओपन है और इस तरह से चर्चा चल रही है, लेकिन ये सोसाइटी को स्वीकार नहीं है, ये सोसाइटी को स्वीकार नहीं है। वो लिटरेचर को कंटेस्ट कर रही है या फिर वो चाहे पॉलिटिकल अथॉरिटीज वो कंटेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर अ, आप देखें कि लिटरेचर को मजबूर में दो रास्ते अपनाने पड़े हैं। एक रास्ता जाता है मैथ्यू अर्नोल्ट की तरफ से और आपके टेनिसन और आपके ब्राउनिंग के रॉबर्ट ब्राउनिंग की ओर से जो ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं ब्राउनिंग और टेनिसन, और दूसरी तरफ आपकी जो मैथ्यू अर्नोल्ड ही टॉक्स अबाउट कल्चर। वो ऑनेस्टी की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं कि नहीं, हमारा जो रास्ता होना चाहिए मॉरल होना चाहिए और अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। वो अब्स्ट्रक्शन की भी बात करते हैं। इस किस तरह का अब्स्ट्रक्शन माने मोरल वैल्यूज की बात करते हैं। और वहां से उनका जो कॉन्सेप्ट था वो यह था, आर्ट्स फॉर ट्रूथ सेक। यानी आप नोट कर लें, आर्ट्स फॉर ट्रूथ से कि हमें ऑनेस्टी पे बल देना चाहिए, मोरालिटी पे बल देना चाहिए, बस यही होना चाहिए। तो वहां से एक धारा चली आर्ट फॉर ट्रूथ सेक, और दूसरी धारा जो चली आप देखेंगे वॉल्टर पीटर के द्वारा, जिन्होंने एस्थेटिसिज्म या आर्ट फॉर आर्ट सेक मूवमेंट चलाया, जिन्होंने जिनको ये डिक्लेयर करना पड़ा कि नो 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 नो, वास्तव में बात यह है कि हर आर्ट का अपनी एक ऑटोनॉमी होती है, उसका अपना लाइफ होता है, उसको कुछ भी बाहर मैसेज नहीं देना है, ना तो सोशल मैसेज है, ना तो किसी प्रकार का सुधार की बात नहीं करना, वो अपने लिए, यानी वो एस्थेटिक ब्यूटी को अप्रिसिएट करने के लिए लिखा जाता है। यानी आर्ट का अपना इंटरनल पर्पस होता है। और यही बात आप देखेंगे कि 17th सेंचुरी में इनलाइटनमेंट मूवमेंट के साथ भी हुआ था, जब इमानुअल कांट ने भी आर्ट्स की ऑटोनॉमी की बात की थी। ठीक है। तो वहां पर भी यही बात हुई थी। तो बट विक्टोरियन पीरियड में दो धाराएं आपको दिखती है, आर्ट फॉर आर्ट सेक और नो, आर्ट फॉर आर्ट सेक, यस, एंड आर्ट्स फॉर लाइफ सेक। ये दो धाराएं चल रही है और ये चलती जा रही हैं कब तक, जब तक कि मॉडर्न एज की शुरुआत नहीं हो जाती है। अब मॉडर्न एज की जब शुरुआत होती है तो वहां पर ये दोनों फेल हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट या पॉलिटिकल चेंज, रिलीजियस चेंज, लिंग्विस्टिक चेंज या वर्ल्ड वॉर, ये सारी घटनाओं ने मजबूर कर दिया कि भाई लिटरेचर को अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि समाज में ये किस तरह से ये काम करेंगे। भाई यह आप कह देते हैं कि यह आर्ट का कोई बाहर का पर्पज नहीं, तो कोई मतलब नहीं है, या फिर आप मोरालिटी के ग्राउंड पर ही ये दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कोलैप्स करते हैं और इन दोनों के पोजीशन में स्टार्ट होता है आर्ट्स फॉर लाइफ सेक, जो कि आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में जानते हैं, बहुत बड़ी आवाज है मॉडर्न लिटरेचर की, ड्रामा की, जिन्होंने आर्ट्स फॉर लाइफ सेक की बात कही कि नहीं, वास्तव में जो लिटरेचर होना चाहिए वो अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि वो चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे सोसाइटी हो, सबसे जुड़ा होना चाहिए, उसके मुद्दों को उठाना चाहिए, उसे सॉल्व करना चाहिए। यह लिटरेचर का पर्पज होना चाहिए, यानी जीवन को सही बनाना का काम होना चाहिए लिटरेचर का। तो आप देखेंगे कि वहां पर आर्ट्स फॉर लाइफ से स्टार्ट हुआ। यह मॉडर्न लिटरेचर की बहुत बड़ी विशेषता है। और एक चीज आप देखें कि जब हम आर्ट फॉर आर्ट सेक मूवमेंट की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आर्ट्स की अपनी ऑटोनॉमी है, बट ये बहुत गलत बात है। क्योंकि यह आर्ट आर्ट की जो अपनी ऑटोनॉमी है वो नहीं है, बल्कि यह एक हर आर्ट का अपनी एक आइडियोलॉजी है, उसके आइडियोलॉजिकल मैसेजेस हैं जो पावर से गवर्न होते हैं, या फिर जो लीडिंग क्लास सोसाइटी है उससे गवर्न होते हैं और उनकी बात को समाज में रखते हैं। अब मैं यहाँ पर आपके साथ तीन बड़े विद्वानों की बात करूंगा जो इस आर्ट की ऑटोनॉमी को क्वेश्चन करते हैं। आपने मैं फिर से शेयर कर दूं आपके साथ अपनी मटेरियल को, ताकि आप भी फोकस्ड रहें, मैं भी बहुत अच्छा से फोकस्ड रहूं। जी, आपको दिख रहा है मेरा स्लाइड? आई एम सॉरी मैटर
गाइस? Yes, जी sir, सर। it's completely यस understand. सर। ओके, वेरी गुड। आप ये पॉइंट देखें जहाँ पर देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा मॉडर्निज़्म का, तब आप चीज़ें ज़्यादा ढंग से बता पाएँगे। देखिए, Paul Ricoeur's hermeneutics of suspicion, hidden truths, meaning in text, Karl Marx, Friedrich Nietzsche एंड सिगमंड फ्रायड, कार्ल जंग। मैं इन 4 विद्वानों की पहले यहाँ पर बात करना चाहूँगा। देखिए, जब आप कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, मार्क्सिज्म, तो मार्क्सिज्म में आप जानते हैं वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक फैक्टर होता है, समाज का जो इकोनॉमिक फैक्टर होता है, जो मैटेरियलिस्टिक फैक्टर होता है या मैटेरियलिस्ट, वो क्या करता है कि बाकी जितने भी सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं, चाहे वो आपका हैबिट्स हो या फिर आपका कॉन्शसनेस हो या आपकी लाइफ हो, वह सबको कंट्रोल करता है या डिटरमाइन करता है। इसी तरह से जो टेक्स्ट होता है, वो टेक्स्ट एक तरह से सोशल प्रोडक्ट है। वो सोशल प्रोडक्ट है, वह आइसोलेशन में नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसके कुछ आइडियोलॉजी होते हैं जो हिडन आइडियोलॉजीज होते हैं, या फिर इस तरह का वो एक प्रोपेगेंडा समाज में विकसित करना चाहता है, फैलाना चाहता है, जिसको हमें डिकोड करना है। अ, तो कार्ल मार्क्स का, और दूसरी इनका ये है कि क्लास इंटरेस्ट की बात करते हैं कि हमें हमें एक ऐसा समाज तभी अच्छा मिल सकता है जब हम कम्युनिज्म को डेवलप करें, एक ऐसा समाज जिसमें हर कोई स्टेट प्रॉपर्टी का मालिक हो, और हर कोई जो और क्लासलेस सोसाइटी हो, यानी हर व्यक्ति खुश हो, हर व्यक्ति का अपना इक्वल राइट हो, अथॉरिटी हो स्टेट प्रॉपर्टी पर। तो यह इसकी बात करते थे और बताते थे कि ये जो हमारा कॉन्शसनेस है, हमारे हमारा जो पूरा नॉलेज सिस्टम है, वो वास्तव में ये सोशल प्रोडक्ट है, यानी ये हमें समाज ही उसको समाज की जो परिस्थितियां ही है उसको डिफाइन करती हैं, उसको बनाती हैं, और वो भी उस खास तौर से इकोनॉमिक एस्पेक्ट के द्वारा। तो यह कार्ल मार्क्स का मामला मानना था। और फ्रेडरिक नीत्शे की बात यदि आप करें तो अ, फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा कि डेथ ऑफ गॉड, यानी डेथ ऑफ गॉड कहने का मतलब इनका यह हुआ कि अ, एक दो चीजें की, यह एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है कि भाई डेथ ऑफ गॉड हो गया, यानी गॉड ही हमारी जिंदगी को मीनिंग देते हैं, यानी हम रिलीजियस जो सिस्टम होता है वो हमें डिसिप्लिन करता है, मीनिंग देता है। बट ये जो एज चल रहा है, वास्तव में यह क्राइसिस का एज है, जहां पर रिलीजन यूजलेस हो चुका है, गॉड यूजलेस हो चुके हैं। तो हमें एक नया सिस्टम की तरफ चलना होगा। और यह इन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रूथ है, वो ट्रूथ की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ट्रूथ कोई एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, बल्कि एक कंस्ट्रक्टेड ट्रूथ होता है। तो किसी चीज को आप इस तरह से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने एनलाइटनमेंट के रीजन को भी, कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया। इन्होंने कहा कि एनलाइटनमेंट का मानना था, या फिर जॉन लॉक, इमैनुअल कांट का मानना यह था कि जो रीजन होगा एक ऐसा इनलाइटनमेंट का दौर, इनलाइटनमेंट के प्रोसेस के द्वारा ही एक यूनिवर्सल ट्रूथ विकसित होगा। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ विकसित होगा तो यही समाज को एक बेटर लाइफ की तरफ ले जाएगा। तो नित्शे का कहना था नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ की जब बात करेंगे तो वो कन्वेंशन बन जाएगा, और कन्वेंशन करप्ट होकर फिर लोगों को करप्ट करता जाएगा, उससे पूरी रियलिटी समझ में नहीं आती। तो आप एक तरह से उसको टोटलाइज कर रहे हैं, बल्कि हर व्यक्ति का अपना ट्रूथ होता है, हर व्यक्ति की अपनी महसूस करने का ढंग होता है, तो एक रिलेटिव ट्रूथ होता है। तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी को क्रिटिक किया, इन्होंने रीजन को क्रिटिक किया, इन्होंने रिलीजन को क्रिटिक किया, इन्होंने ट्रूथ को क्रिटिक किया। अब आते हैं हम सिगमंड फ्रायड की तरफ। सिगमंड फ्रायड और कार्ल जुंग का कलेक्टिव कॉन्शसनेस कॉन्सेप्ट है, और सिगमंड फ्रायड ने, आप ऑफ कोर्स आप कहते हैं कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पर हमारे जो ड्रीम्स हैं, जो हमारा जो व्यवहार है, वास्तव में ये इसी का परिणाम है, जो हमारा इंटरनल फिनोमेनन है, चाहे वो हमारे ड्रीम्स हो, चाहे कॉन्शसनेस है, उसके द्वारा। और वो कहते हैं कि जब हम किसी टेक्स्ट को देखते हैं तो
जिस तरह से हम मनुष्य के जीवन को यदि हम उसके ड्रीम्स को अंडरस्टैंड करें, उसके इंटरनल फीलिंग्स, इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, तो हम उसके आउटर बिहेवियर के बारे में बेहतर समझ सकते हैं। उसी तरह से हर टेक्स्ट में इस तरह से कुछ सिम्पटम्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो हमारे कॉन्शसनेस से प्रभावित होकर उस पर लिखे जाते हैं, उसको हमें समझना होगा। अ, तो यह एक तरह से इनर ट्रूथ को बाहर लाने की बात करते हैं। कार्ल जंग का पता है कि हमारा एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस होता है, अर्थात हम समाज में जो भी पैटर्न है व्यवहार का, वो सब कुछ हमारे कलेक्टिव कॉन्शसनेस के द्वारा ही रूल्ड होता है या वो समाज में दिखता है। यानी हम जो अ अ, आई मीन पूरे व्यवहार का हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है और हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस है। तो कुल मिलाकर ये जो चारों स्कॉलर्स हैं, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नहीं, जो टेक्स्ट होता है, जो उसकी आप सरफेस मीनिंग देख रहे हैं, जो सरफेस पर वो कहना चाहता है, वास्तव में वो है ही नहीं कुछ, बल्कि उसके अंदर जाना होगा। हमें इनर उसकी लाइफ में जाना होगा, वहां पर पकड़ना होगा कि वास्तव में वो क्या एड्रेस करता है। और यही आपका पॉल रिकवर्स का हर्मेनेटिक्स ऑफ सस्पिशन का कॉन्सेप्ट है कि हमें उसको सस्पेक्शन से देखना चाहिए, हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना है बल्कि उसे क्वेश्चन करना है। तो इन तीनों विद्वानों ने यह बताई कि रीजन को या फिर आउटर रियलिटी को हमें किस तरह से कंटेक्स्ट करना है, और ये बिल्कुल यही इन्होंने रास्ता बनाया एक तरह से हमारे मॉडर्निज्म को या मॉडर्न लिटरेचर के लिए। एक चीज और आप देखें कि विक्टोरियन लिटरेचर में यदि आप ध्यान आपका हो तो यह एक कंप्रोमाइज का समय था रिलीजन और साइंटिफिक डेवलपमेंट को लेकर। बट जब यह प्रोबेबली यह बुक आई है 1959 में चार्ल्स डार्विन की, वहां पर जब इन्होंने ये लिखा तो उन्होंने जो अब तक की विचारधारा थी क्रिश्चियनिटी में, कि जीसस क्राइस्ट थे या फिर गॉड ने एडम यू बनाया और फिर एडम में उससे सारी चीजें विकसित हुई, तो ये बुक ने यह कहा कि नो, भाई जो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है या जो दुनिया का इवोल्यूशन है, ये एक तरह से क्रमिक विकास है। और किस तरह से विकास है आप इसको जानते हैं कि हम एप्स थे या किस तरह से फिर आगे बढ़े। और दूसरी बात, वही सरवाइव किया जो फिट जिसने अपने आप को अडेप्ट किया। तो इस तरह से इसने पूरी तरह से गॉड के क्वेश्चन को ही एक तरह से क्वेश्चन किया, गॉड के एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन किया या क्रिश्चियनिटी के एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन किया। तो यह क्वेश्चनिंग स्पिरिट जो ताकत बनी मॉडर्निज्म की, यहाँ से बनती है। और अल्बर्ट आइंस्टीन का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप जानते हैं कि फर्स्ट दशक में जो आपका 20th सेंचुरी का फर्स्ट दशक है, यह बहुत रिवॉल्यूशनरी है इस मामले में कि अब तक न्यूटन इत्यादि के द्वारा यह माना जाता था कि टाइम और स्पेस बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं, हम इनको ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बट अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह जो डिफरेंस था टाइम और स्पेस का, इसको रिलेटिव बना दिया, कहा कि नो, ऐसा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। और यह आप जानते हैं कि साइंस फिक्शन के समय में या साइंस फिक्शन की बात हो या फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस की बात हो या इनर रियलिटीज की बात हो, ये जो टाइम और स्पेस का जो डिवीजन था, इसके कटने से खत्म होने से कितना ज्यादा लिटरेचर में देखने को मिला कि ये इन्फ्लुएंस किया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस या फिर एक तरह से इनर फ्लो ऑफ थॉट्स को। ठीक है। तो यहाँ से इन 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 विद्वानों की देन थी जिस जो एक तरह से फाउंडेशन तैयार किया इन्होंने मॉडर्न लिटरेचर या मॉडर्निज्म की। अब आप देखें एक बात आपने देखा कि इनलाइटनमेंट के भी खिलाफ इन्होंने आप कहेंगे कि क्या सर मॉडर्न लिटरेचर रीजन को रिजेक्ट करता है या निगेट करता है? तो नहीं, यह रीजन को निगेट इस सेंस में नहीं करता है कि रीजन का कोई महत्व नहीं, बल्कि यह कहता है कि आप कन्वेंशन नहीं बना सकते हैं, वह एकमात्र ट्रूथ नहीं हो सकता है रीजन, राइट? तो वो प्लुरैलिटी की बात करता है मॉडर्निज्म, और यह जो है आपका यूनिवर्सैलिटी की बात करता है, इसलिए यूनिवर्सल नेचर को रिजेक्ट करता है मॉडर्निज्म या मॉडर्न लिटरेचर। अब आते हैं हम अंतिम पॉइंट की तरफ, दैट इज
क्या ये रोमांटिसिज्म का भी को भी अपोज करता है? तो आप मुझसे कहेंगे तो मैं कहूँगा यस करता है, बट इन पार्ट्स। देखें, यदि आप रोमांटिक लिटरेचर पढ़ें तो रोमांटिक लिटरेचर में आप देखेंगे कि ऑथर्स की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यानी आई इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और तो आई को आप देखेंगे कि जो मॉडर्न लिटरेचर है वो रिजेक्ट करता है। आप थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी आप जानते हैं टीएस एलियट का। और क्या रिजेक्ट ये करता है? ये रिजेक्ट करता है कि यदि आप समाज के प्रॉब्लम से बचकर नेचर का शरण लेते हैं और अपने आप को समाज से काट लेते हैं, तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। हालांकि कुछ विद्वान फर्स्ट दशक में मॉडर्न लिटरेचर के ऐसा कर रहे थे, लेकिन उनको ये छोड़ना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें आर्ट फॉर लाइफ सेक की तरफ चलना पड़ेगा, बल्कि एस्केप की तरफ नहीं चलना पड़ेगा। तो ये ब्यूटी का जो प्रिंसिपल है कि हमें वो उसको रिजेक्ट करता है, इमेजिनेशन और इमोशन की अधिकता को रिजेक्ट करता है। अ, लेकिन इसमें क्या चीज़ सपोर्ट करता है? व्हाई पार्शियल? तो आप देखेंगे कि मॉडर्न लिटरेचर जिस तरह से रोमांटिक लिटरेचर ने ऑप्रेस्ड क्लास को आगे लाने की बात कही, या फिर वो कॉमन वॉइसेस की बात की। आपने यदि विलियम वर्ड्सवर्थ का उनकी क्या रचना का नाम है, लिरिकल बैलेट्स पढ़ा है। लिरिकल बैलेट्स में आप दे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स 1800 वाला पढ़ें, तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से वो बात करते हैं कि अ पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, इस तरह का है। नहीं, वो कॉमन लैंग्वेज की बात करते हैं, आम ज़िंदगी की बात करते हैं। तो आप मॉडर्न लिटरेचर में भी देखोगे कि किस तरह से लोगों कॉमन इंटरेस्ट की बात हो रही है, कॉमन पीपल की बात हो रही है, या फिर उन्हीं में से जो हीरो हीरोइंस बन रहे हैं वो कॉमन पीपल से ही बन रहे हैं, और उनकी कॉमन लैंग्वेज की भी बात लिटरेचर में, मॉडर्न लिटरेचर में हो रही है। एक चीज़ और मैं जो इंक्लूड नहीं कर पाया, हालाँकि मेरे नॉलेज में है वो, यदि आप मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, फर्डिनेंड डी saussure। आप नाम जानते हैं इनका? फर्डिनेंड डी saussure का, गाइज़? Yes, 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 sir. यस। यस। तो आप जानते हैं सिग्निफायर, सिग्निफाइड और इनका साइन वाला कॉन्सेप्ट। बट खास तौर से यह है कि इन्होंने यह साबित किया कि ये जो लैंग्वेज है वो रेफरेंशियल नहीं है, कि हम मान लें कि ये डॉग है तो डॉग यही है। उन्होंने कहा है कि यह कन्वेंशन है, सोसाइटी ने एस्टेब्लिश किया। मान लीजिए डॉग को यदि हम शुरुआत में कैट कहे होते तो वो कैट ही कहा जाता। तो इसका मतलब ये आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप है, यह कोई परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज का नेचर है वो रेफरेंशियल नहीं है, बल्कि वह एक तरह से रिलेटिव है, राइट? तो आप देखोगे कि जो आपका मॉडर्न लिटरेचर है किस तरह से कोई चीज को इनडायरेक्ट ढंग से कहता है, वो इनडायरेक्ट डिस्कोर्स की बात करता है, यह आप मॉडर्न लिटरेचर में पाएंगे। अब हम अपने सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आज के लेक्चर में, और आप देखेंगे कि इस मॉडर्न लिटरेचर या मॉडर्निज्म की जब आप बात करेंगे, या फिर मॉडर्न एज की बात करेंगे, तो क्या क्या कॉमन विशेषता रही हैं, जिसको जानकर आप, और कौन कौन से ऑथर्स में इस तरह की विशेषता आती है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात काफी बेजोड़ ढंग से समझ में आएँगी। तो अब मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि आप एक बार पुनः इस इन सब बातों का स्क्रीनशॉट ले लें। गाइज़, आपको दिख रहा है मेरा मटेरियल? यस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यह चूँकि यह मैं अपने पढ़ाने के लिए पॉइंट्स बनाया हूँ, हालाँकि ये आपकी बड़ी मदद करेगा आपके आंसर लिखने में और भी बाकी चीज़ों में। तो मॉडर्निज़्म पर आज मुझे लगता है 2 क्लास लेना पड़ेगा, लेकिन आज इसका हम अंत करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लिटरेचर और एज, इसकी बात आप ध्यान दें। तो आपने आप 8 8 पॉइंट्स तक आपने ले लिया? गाइस, आप कोई रिस्पॉन्ड करे मुझे? हो गया?
Yes, sir. ओके, अब आप आगे नोट करें। यस, अब आप इसका लें 9 पॉइंट से 17 पॉइंट्स तक ले लिया आपने। Yes, sir. इज इट डन गाइस? ओके, अब आगे आप चले 18 पॉइंट से लेकर लास्ट तक ले लें। ले लिया आपने? गाइस Yes, sir. प्लीज Done. रिस्पॉन्ड। ओके, वेरी गुड। आइए, वी शुड स्टार्ट। So yes, let us talk about one by one. Let's take up the points one by one and let's explore them. देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मॉडर्न लिटरेचर एक तरह का एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर है। एवांगार्ड जो मूवमेंट, फ्रेंच मूवमेंट है, ये भी इसी बात की तरफ इशारा करता है कि तमाम प्रकार के एक्सपेरिमेंट हुए जिसको आपने ऊपर देखा। फिर आप दूसरी पॉइंट पर देखिए, फोकस मोर ऑन इनर रियलिज्म। मैं ये नहीं कहता कि आउटर रियलिज्म को ये रिजेक्ट करता है। आप ओके, जस्ट स्टॉप हियर। आप देखेंगे एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो हमारे जेम्स जॉयस, हमारे वर्जीनिया वुल्फ, हमारे कॉनराड, हमारे टी एस इलियट, बहुत स्कॉलर्स हैं जिनके आप रचनाओं में आप पाओगे कि किस तरह से अ, अ, तमाम प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनकी हम बात करेंगे। फोकस मोर ऑन इनर रियलिज्म, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिविटी एंड इंडिविजुअल। यस, तो आप कई कई टर्म्स मैंने ओवरलैप किए हुए हैं, कई बार लिखे हुए हैं, तो आप इससे बिल्कुल परेशान ना हो, जो मतलब का वही ले लें। तो यस, हमने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस को देखा, हमने बाकी चीजों को देखा कि किस तरह से इनर लाइफ की बात करता है, या हमारे माइंड में किस तरह की सच्चाई चल रही है, या फ्लो, इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स चल रहा है उस। यदि आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस को समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से समझें कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों में मनमुटाव हो गया, दोनों आपस में बोलना बंद कर दिए, ठीक है। तो हस्बैंड बार बार सोच, जो ओवर थिंकिंग है, जो स्ट्रेस प्रोसेस है, देखें कि वो क्या कर रही है, मुझे फोन क्यों नहीं कर रही है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ फिर भी नहीं कर रही है, ये तमाम चीजें उसके माइंड में चल रहा है। दैट इज योर इनर रियलिज्म, राइट। उसी तरह से उसके मन में जो चल रहा है, माइंड में जो चल रहा है। तो ये एग्जाम्पल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, राइट। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस में टाइम का कॉन्सेप्ट टूट जाता है। टाइम का कॉन्सेप्ट टूट जाता है, कभी आप पास्ट में होते हैं तो फ्यूचर में आ जाते हैं, फ्यूचर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। स्पेस का कॉन्सेप्ट टूट जाता है, राइट। तो इसका कोई लीनियर डेवलपमेंट नहीं होता, आप कहीं से कहीं, कहीं से कहीं हो जाते हैं। और आप जेम्स जोइस की रचना पढ़ें, उनका यूलिसिस पढ़ें, या फिर द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ यंग मैन एज एन आर्टिस्ट पढ़ें, या फिर उनकी फिनागन्स वेक पढ़ें, या कोई पढ़ें। इसी तरह से आप वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे पढ़ें, कनरॉड का हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ें। नहीं, उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नहीं है कनरॉड में, लेकिन इन दोनों विद्वानों में बहुत ज्यादा है। अब आप देखिए, मैंने ये भी लिखा है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, इनर मोनोलॉग, मल्टीपल नैरेटिव्स, फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, यूज ऑफ फ्लैशबैक, फोरशैडोइंग। यानी ये जो अंतर है प्राइवेट पब्लिक में वो टूटा, जो पास्ट फ्यूचर का या पास्ट प्रेजेंट का जो डिवीजन है वो टूटा। और कोई एक पर्सपेक्टिव आपको देखने को नहीं मिलती, बल्कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलती है, मल्टीपल नैरेटिव्स देखने को मिलती है। इवन जब आप वेस्टलैंड पढ़ रहे थे, आपने देखा कि कभी टायरिसियस बात कर रहा है, कहीं पर जो टिम्स सिस्टर्स हैं वो बात कर रही हैं, कभी पर कहीं मैरी बात कर रही है। अलग अलग, वी हैव नैरेटर्स एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एज वेल ओवर देयर। आपने ये सारी चीजें देखी। फ्लैशबैक यानी जो पास्ट की चीजें किस तरह से उसको रिजुवेनेट करना, ये सारी चीजें आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस में आपको दिखाई देता है। चौथा पॉइंट पर आते हैं, क्राइसिस ऑफ वॉर। यस, ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर का टाइम था जिसके कारण से उसका सारा सिस्टम ही तबाह हुआ था, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम एंड
रिलीजियस सिस्टम, स्पिरिचुअल सिस्टम, और एज अ रिजल्ट हर कोई एंजाइटी का, फ्रेगमेंटेशन का, एलिनिएशन का, ब्रूटनेस का, पेसिमिज्म का शिकार था। और आपने बहुत खूब देखा होगा कि लैंग्वेज भी फ्रेगमेंटरी होती है, पर्सनालिटी भी फ्रेगमेंटरी होती है, उनकी थॉट्स भी फ्रेगमेंटरी होती है, जो कि आपके टीएस इलियट की वेस्टलैंड में देखने को खूब मिला। और इसी तरह से आप उस समय की बहुत सारी रचनाएं पढ़ें तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। शेल सॉक की बहुत चर्चा होती है। आपने यदि सेप्टिमस स्मिथ का कैरेक्टर पढ़ा हो वर्जीनिया वुल्फ के मिसेस डैलोवे में, किस तरह से वो जाता है वार में अपने मित्र को शू गोली खाते हुए देखता है, तो उसके अंदर किस तरह से एक न्यूरोटिक न्यूरोसिस का शिकार वो हो जाता है। डिवाइडेड कॉन्शसनेस का माने अंदर से एक तरह से डिवीजन है लोगों के अंदर, डिसइल्यूजनमेंट है, माने अब उनको ना तो रिलीजन में भरोसा है, ना तो साइंस में भरोसा है, ना तो अन्य किसी सोर्स में भरोसा है जो लाइफ को कंट्रोल कर दे। ठीक है। और एक चीज और आप पाएंगे कि उस समय की रचनाओं में, खासतौर से नॉवल में, कि एक कैरेक्टर के डेवलपमेंट की बात हो रही है कि किस तरह से वो इस तमाम फेजेस से होकर गुजर रहा है, परेशानियों से, और फिर उसका एक रिवोल्यूशन होता है, जिसे आप एपिफैनी नाम से जो जेम्स जॉयस की रचना में आता है, द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज एन यंग मैन, कि किस तरह से स्टेफन डेडलास का जो कैरेक्टर है वो उसको रिलीजियस बाउंड्री में बांधा जाता है, फिर वो प्रोस्टिट्यूट्स के साथ समय बिताता है, फिर वो पश्चाताप करता है कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, फिर उसे एक आभास होता है कि नहीं, वास्तव में लाइफ जो है वो मैं वो पृष्ठ बनने का डिसाइड करता है, बाद में वो पृष्ठ बनना त्यागता है, उसे पता चलता है कि ये लाइफ मेरी है ही नहीं, बल्कि मेरी लाइफ तो ये है कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा, मैं पेंटर बनूंगा, या जो भी बनूंगा। तो एक तरह का रिवोल्यूशन, वो उसका डेवलपमेंट आप देखिए, उस डेवलपमेंट के प्रोसेस से, तमाम वो क्राइसिस से गुजरता है। और आप ये जानते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में आपने टीएस इलियट की देखा कि किस तरह से कल्चरल क्राइसिस, रिलीजियस क्राइसिस, सिविलाइजेशनल क्राइसिस और मोरल एम्बिगुइटी, अनसर्टेनिटी, ये तमाम चीज किसी इवेंट को देखकर उसमें किस तरह से अनसर्टेनिटी है, हेजीनेस है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप उस पोएम में भी देख चुके हैं, और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आप मॉडर्न लिटरेचर में भी देखेंगे। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि ये जो डिसइंटीग्रेशन है पूरे समाज का, पूरे सोसाइटी का, ये वार के कारण या फिर उस समय के करप्शन के कारण, वह उस डिसइंटीग्रेशन के बावजूद एक चाहत रहती है, एक प्रयत्न है मॉडर्न लिटरेचर के साथ कि हमें एक इंटीग्रेशन की तरफ चलना है, मीनिंग मीनिंग की तरफ चलना है, हमें मीनिंग की खोज करना है। जैसा कि टीएस इलियट ने हमें सिखाया कि किस तरह से डिसइंटीग्रेशन की तरफ हम शांति शांति और दाद के द्वारा इंटीग्रेशन को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, चाहे रिलीजियस हो, कल्चरल हो, कोई तरह का हो। तो तो यह बड़ी खास बात है कि यह केवल प्रॉब्लम को ही नहीं इंट्रोड्यूस करता है मॉडर्न मॉडर्न लिटरेचर, या फिर डिसइंटीग्रेशन, फ्रेगमेंटेशन की बात नहीं करता, बल्कि उन्हीं फ्रेगमेंटेशन से होकर वह सोल्यूशन की बात, वो पहले से इस्टेब्लिश कोई सोल्यूशन की बात नहीं करता है, प्री इस्टेब्लिश्ड सोल्यूशन को नहीं स्वीकार करता, बल्कि कहता है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है हम इसी से ही अपने सोल्यूशन ढूंढेंगे, एंड दिस इज व्हाट इट्स इंटीग्रिटी इज। और यहीं पर यह पोस्ट मॉडर्निज्म से भी डिफर होता है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि नो, हम कोई इंटीग्रेशन नहीं ला सकते, हम कोई सुधार नहीं कर सकते, बल्कि जो जैसा है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो यह दोनों की अप्रोचेस में डिफरेंस है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो ये समाज का जो लिटरेचर है, आप देखेंगे कि वो सोशल रिफॉर्म की बात करता है, जो इवल्स हैं समाज में, जो क्लास गैप है, क्लास डिवीजन है, कैपिटलिस्ट के बीच में या फिर कॉमन पीपल वर्कर्स के बीच में, वो उसको क्रिटिसाइज करता है। यदि आप जॉन गॉल्सवर्दी के जितने ड्रामास पढ़ें, चाहे वो स्ट्राइप पढ़ें या जस्टिस पढ़ें, वो सब में इस तरह की बातें आती हैं। और भी स्कॉलर्स में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को आप देखें, उनके भी ड्रामाज में आप पाएंगे। आप
यदि आप डब्ल्यू एच ऑडेन को पढ़ें तो उनकी भी पोएम्स में इस तरह की क्राइसिस की बात होती है, लेकिन बाद में वो इस तरह से जो समाज की बुराइयां हैं, वो समाज का जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको भी वो एक्सपोज करते हैं। यस, ऑफ कोर्स मैं इंट्रोगेशन की बात करता हूँ कि उस समय चूंकि कोई चीज इजीली स्वीकार नहीं की जा रही थी, उसको इंट्रोगेट हर स्तर पर किया जा रहा था। तो आप ये भी पाएंगे कि जो मॉडर्न लिटरेचर है, इंट्रोगेशन उसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चनिंग स्पिरिट है, आखिर है तो क्यों है, कैसे है, कैसे सही होगा, क्या नहीं सही होगा। यह एक इंट्रोगेटरी स्पिरिट डेवलप हुई मॉडर्न लिटरेचर के साथ। और एक बहुत खास बात हुई विमेंस क्वेश्चन की। आप जानते हैं कि इस समय आपकी वर्जीनिया वुल्फ, जिनका रूम ऑफ वंस ओन की रचना है, किस तरह से वो विमेन क्वेश्चंस को एड्रेस कर रही हैं, और वहाँ पर वो किस तरह से मेटाफर यूज करती हैं कि शेक्सपियर और जूडिथ का, कि शेक्सपियर को मौका मिला इसलिए वो बहुत आगे निकल गए, और उसकी बहन जूडिथ को मौका नहीं मिला, बल्कि वो तो प्रोस्टिट्यूशन का शिकार हुई। हालांकि यदि हम काबिलियत देखें तो शायद उनसे कई गुना आगे होती, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। फिर इन्होंने अपने इनकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं हुई थी, इनको बहुत दुख था इस बात का। और आप कमाल की बात है, देखें वर्जीनिया वुल्फ के फादर जो स्टेफन है, स्टेफन वो एक विद्वान थे, आप जानते हैं। लेकिन ये कहती हैं कि यदि यदि मेरा पिता नहीं मरा होता तो मैं राइटर नहीं बन पाती। और क्योंकि उनके पिता उनका अपने काम के लिए यूज करते थे कि ये मम्मा लेटर्स है, इसको पढ़ो, या करो, वो करो। तो ये बहुत खुश नहीं थी अपने पिता से, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो यूनिवर्सिटी में इन्होंने फिर दिखाया कि किस तरह से लाइब्रेरीज इत्यादि में इनको कभी जाना हुआ तो उनके साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ। फिर फाइनली रिजल्ट पाती है कि यदि औरतों को भी अपना स्पेस मिले और फाइनेंशियल डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस मिले तो ये भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। इन्होंने तमाम ऑथर्स की बात कही, जॉर्ज इलियट का, जेन ऑस्टिन का, किस तरह से इन लोगों ने अपने आप को डेवलप किया। ब्राउन सिस्टर्स की बात की। और फिर आपने इनका मेटाफर देखा कि कार में किस तरह से एक आदमी और औरत साथ बैठते हैं और वो परफेक्ट नजर आते हैं। यानी इन्होंने एंड्रोजाइनस कल्चर की बात की, जहां पर औरत को भी उतना ही हक मिले जितना कि पुरुष को, यानी दोनों को बराबरी की बात की। तो ये भी आप मॉडर्न लिटरेचर में बखूबी पाएंगे, विमेन क्वेश्चन पाएंगे। आप कैंडिडा यदि पढ़े हैं, इफ यू हैव स्टडीड कैंडिडा, तो कैंडिडा में आप देखेंगे कि किस तरह से एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये नाटक है, प्ले है। आप देखेंगे कि कैंडिडा किस तरह से इस स्टेट पर आती है कि उसका एक प्रेमी है और उसका हस्बैंड है, और फिर वह अपने आप पहले दोनों के बीच किस तरह से वेवर कर रही है। फिर वो एट अ पॉइंट वो डिसाइड करती कि नहीं, मेरे लिए क्या अच्छा, वो अपना रास्ता चुनती है, अपना स्तर, अपने आप को असर्ट करती है। तो औरतें आप देखें कि किस तरह से महिलाओं, विमेन क्वेश्चंस भी लिटरेचर में, तमाम मेजर बारबरा में देखें, तमाम ऐसे उसमें के लिटरेचर हैं जिसमें विमेन क्वेश्चंस की बात उठती है और वो एड्रेस किए जा रहे हैं। और दूसरी बात, एक मैं आपको फैक्ट बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड में पुरुषों को जो जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे उनको वहां से हटा दिया गया, ऑफिस से कहा गया कि अब जाओ वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर में अपना कंट्रीब्यूशन दो। तो जब वो चले गए तो ऑफिस के काम को कौन संभाले, तो औरतों को वहां पर एम्प्लॉय किया गया कि भाई आप लोग अपने ये तब तक संभालिए। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ और पुरुष आए तो औरतों ने इनकार कर दिया, नहीं हम यह ऑफिस नहीं छोड़ेंगे, हम ही काम करेंगे। और ये देखिए, औरतों ने समझा कि यस, जब हमारे हाथ में मनी आएगा और हम समाज बीच जाएंगे तो हमारा अधिकार की बात होगी। तो वहां पर बहुत सी औरतें उसी काम में लगी रही, और ऑफ कोर्स वो फाइनेंशियली, सोशली, कल्चरली कितनी स्ट्रांग होती गई। आप अगली पॉइंट देखें, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, सोशल रिफॉर्म। तो ये सारी चीज़ों की बात आप पाएंगे पॉलिटिकल लाइफ में और सोशल लाइफ में, कि किस तरह से वो गरीबों की सुधार की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। ये आप चाहे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़ें, गाल्सवर्दी को पढ़ें, उस समय या आप
रवि चौड़न को पढ़ें, किसी को भी पढ़ लें, उसमें आपको मिलेगा। आर्ट फॉर लाइफ सेक मैंने पहले ही बात कर ली है और आप देखें साइकोलॉजी में थोड़ा नज़र डालते हैं तो लिटरेचर उस समय का क्या था, एक तरह से साइकोलॉजी का काम कर रहा था। यदि आप पढ़े जानते हैं इडिपस कॉम्प्लेक्स, यस, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि खास तौर से हमने चर्चा उसी समय कर ली थी जो जब वेस्टलैंड हम लोग पढ़ रहे थे। तो आप देखें कि डीएच लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स है, तो किस तरह से मदर का सन के प्रति अट्रैक्शन है। और ये फ्रायड से बहुत ज़्यादा प्रभावित है ये कॉन्सेप्ट। और साइकोलॉजी में आप देखें कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इत्यादि वो साइकोलॉजी का ही अंग है। इसलिए लिटरेचर बहुत साइकोलॉजिकल हो चुका था। और दूसरी खास बात थी कि उस समय का जो मॉडर्न लिटरेचर था उसमें बहुत ज़्यादा सिंबल्स, बहुत ज़्यादा इमेजेस, बहुत ज़्यादा माने इस तरह की बात हो रही थी जो आपकी इनर रियलिटी को दिखाए। आप देखें मिथ्स, आप देखें वेस्टलैंड में ही हमने देखा कि जेसी वेस्टर्न, जेम्स फ्रेजर से किस तरह से मिथ ली जा रही थी। आप जेम्स जॉयस को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने इस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया है। आप यहाँ तक कि यदि आपके सर आपको एनिमल फार्म पढ़ाए हों तो आप देखें वहाँ पर किस तरह से एलिगरीज का प्रयोग हुआ है, कितनी इमेजेस का प्रयोग हुआ है, ठीक है? वो सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से आप यदि डब्ल्यू बी एट्स को पढ़ें तो उनका हर रचनाओं में सिंबल्स की भरमार पड़ी हुई है। तो एक बात तो समझ में आती है कि मॉडर्न लिटरेचर सिंबॉलिकल होता है, बहुत इंडायरेक्ट होता है। और ये कुछ मोमेंट हैं, देखें इम्प्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म बात करता है एक ऐसे इम्प्रेशन की जो किसी खास मोमेंट में किसी के माइंड में बनती हैं आउटर रियलिटी के संदर्भ में। इमेजिज्म या आप जानते हैं कि जो आपके एजरा पाउंड के द्वारा है, इमेजिज्म ये कहता है कि हमें प्रिसीजन पर, क्लैरिटी पर, फ्री वर्ड्स पर ध्यान देना चाहिए। ओटिसिज्म इसी का थोड़ा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। सिंबॉलिज्म या जो हम सिंबल्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग की बात करते हैं वो है। एक्सप्रेशनिज्म, ये एक्सप्रेशनिज्म हम आपको पढ़ाएंगे भी, इम्प्रेशनिज्म आपको पढ़ाएंगे। ये बस इतना समझ लीजिए, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सरियलिज्म, ये डाडाइज्म, फ्यूचरिज्म, खास तौर से यहाँ पर एक्सप्रेशनिज्म, सरियलिज्म और इम्प्रेशनिज्म, इनका इनका जो रूट पॉइंट है वो इनर वर्ल्ड है या हमारा माइंड है। और एक्सप्रेशनिज्म में खास बात ये होती है कि यह डिस्टॉर्टेड रियलिटी की बात करता है। और खास तौर से यह जब कोई आदमी डिस्ट्रेस होता है या फिर अंदर से वो टूटा होता है तो किस तरह का उसका विजन सामने आएगा उसकी बात करता है। और अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए कि आप फेल हो गए हैं या फेल हो गए हैं या फिर आप जैसे आपको कोई बार बार नीचा दिखा रहा है कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तो आप उसके बारे में यदि आपसे मैं कुछ पूछूं तो आप शायद बहुत डिस्टॉर्टेड ढंग से बहुत गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे। या फिर यदि मैं कहूँगा कि कुछ उनके बारे में व्यक्त करिए तो आप बहुत नेगेटिव बात को रखेंगे। तो यह होता है कि आप अंदर से डिस्ट्रेस्ड हैं और उसको एक्सप्रेस करने के लिए किस तरह से चीज़ों को आप डिस्टॉर्टेड फॉर्म में बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो इसकी बात होगी। सरियलिज्म भी आपके फ्रायड से प्रभावित है। ये एंटी रियलिस्टिक मूवमेंट है कि यह बुर्जुआ जो क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, उसके द्वारा जो आर्ट है या फिर उसकी जो रियलिटी प्रेजेंटेशन है वो सारी चीज़ों को रिजेक्ट करता है। इस संदर्भ में इसकी शुरुआत हुई थी। बट यह वही ड्रीम पैटर्न के बारे में बात करता है कि इस तरह से हमारे ड्रीम्स, हमारी सारी चीज़ें माने हमारी एक इंटरनल रियलिटी को व्यक्त करता है बट आउटर रियलिटी को ये ब्रेक करता है। इसके बारे में हमने आपको बहुत अच्छी क्लास लेना है। तो अभी इतनी ही बातें इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। एक और बात जो आप देखेंगे कि मॉडर्न लिटरेचर के साथ हुई कि उस समय टैबू सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत बातें होने लगी खुलेआम। और मैंने बताया ना कि ये विक्टोरियन मोरालिटी के खिलाफ में ही स्टार्ट हुआ था और अभी तक ये चल रहा है। तो चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी हो, लेस्बियन रिलेशनशिप हो या सेक्स के ओपननेस की बात हो, ये बहुत बड़े पैमाने पर की जाने लगी। और यदि आप लॉरेंस का
लेडी चैटरलीज लवर या विमेन इन लव या रेनबो पढ़ें तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से अ, अ, लॉरेंस का मानना ही था कि हमें प्रिमिटिव होना चाहिए अपने इनर या सेक्सुअल ड्राइव्स को लेकर, इसलिए क्योंकि ये जो समाज की मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है, समाज में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो हमारा ये लाइफ है, इसने हमारे वास्तव में जो फ्री फ्लो हमारे जीवन का डेवलपमेंट है, नेचुरल डेवलपमेंट, उसको रोक रखा है। तो यदि हम इससे ऊपर उठना चाहते हैं, अपना नेचुरल डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, तो हमें अपने इंस्टिंक्ट्स की बात सुनना होगा। तो आप उनके नॉवेल में देखेंगे, और कनराड हो गए, फोस्टर हो गए, वुल्फ हो गए, ये होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं, एडल्टरी की बात करते हैं, और बड़े बड़े ओपन ढंग से ये बात होती है। इसलिए आप ये मॉडर्न लिटरेचर की बड़ी विशेषता है। एंटी हीरो, यस, आप यदि आप देखें तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ रचनाएं में ऐसा होगा कि अपर क्लास से एक्टर्स होंगे, एक्ट्रेसेस होंगे, लेकिन ऐसे भी एक्टर्स हैं जो कॉमन पीपल हैं, या फिर जो वर्कर्स हैं, इस तरह के आप पाएंगे अ, अ, उस समय के मॉडर्न लिटरेचर की रचनाओं में आप पाएंगे। और एक बात आप और देखें कि वर्ल्ड वार के आसपास के समय से जो ये एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी का डेवलपमेंट हुआ। अब मैं एक लाइन में आपको समझा दूं, एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी कहती है कि ये जो संसार है यह वॉइड है, या फिर यूनिवर्स है वो वॉइड है, या फिर मीनिंगलेस है, या फिर यह इसमें एनिमासिटी भरी हुई है, और एक इंसान इसमें फेंका गया है जिसके जीवन का कोई पर्पस नहीं है, नहीं तो कोई मतलब है, ना तो कुछ है। हाँ, ये खुद ही इसके पास चॉइस है। तो यदि एक विल पावर है, एक चॉइस है, यदि वो उस चुनाव करे, वो एक अल्टरनेटिव को चुने, तो वो उसके लाइफ को मीनिंग दे सकता है, और वो अपने लाइफ को फ्रूटफुल बना सकता है। तो यह एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी इस विचारधारा को बताती है। और आप देखेंगे एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी ये भी कहती है, जो कि वर्ल्ड वार के कारण हुआ, न तो कोई धर्म हमारे जीवन को मीनिंग देता है, न तो हमें कोई फिलॉसफी उस तरह की जो पहले की प्रीवियस फिलॉसफीज थी वो मीनिंग देती है, और न ही साइंस। यानी हमारा ये तीनों जो मीनिंग सिस्टम है, जो हमारे लाइफ को डायरेक्ट करते हैं, जो हमारे लाइफ में हमें डिसिप्लिन करते हैं, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे साइंस हो, चाहे वो इस तरह का और कोई ट्रूथ्स हो, ये सब फेल है, या कोई मदद नहीं करेगा। इट इज यू हु हैव टू हेल्प योरसेल्फ। तो आप खुद ही अपनी मदद कर सकते हैं, और यह तमाम विद्वानों ने इसकी प्रैक्टिस की है। तो आप देखोगे कि आपको जैसे आपने टी एस इलियट को देखा कि किस तरह से कर रहे हैं, टी एस इलियट कर रहे हैं कि मैं तो अपना वेस्टलैंड समाप्त कर रहा हूँ, आपको भी अपना करना होगा। यानी आपके पास दा 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 का ऑप्शन है, आप उसको चुनिए और करिए। तो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मॉडर्न लिटरेचर पर। आप इसको देखेंगे, न केवल मॉडर्न लिटरेचर पर बल्कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पर भी आप देख पाएंगे। आगे हम बात करेंगे। और मॉडर्न लिटरेचर में मैंने बता दिया पहले कि ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, और ये कुछ डिवाइसेस हैं। आप देखोगे कि मॉडर्न लिटरेचर, चूंकि जब आप समाज में रिफॉर्म की बात करोगे, कबीर यदि आपको याद हो तो कबीर ने किस तरह से ताने मारे, तंज मारे, तो मल्टीपल मीनिंग की बात होगी, आयरनी की बात होगी, पैराडॉक्स की बात होगी, सटायर की बात होगी। ये बहुत खास आप टी एस इलियट की पहली लाइन जब वो कहते हैं कि अप्रैल द क्रूलेस्ट मंथ, तो आप उसी में देख सकते हैं कि किस तरह से यह आयरनी को बताता है, पैराडॉक्स को बताता है, तमाम चीजें हैं। तो ये भी आप जाने कि मॉडर्न लिटरेचर इन चीजों से भरा पड़ा हुआ है। और यह बात हो चुकी है। नॉन लिनियर प्लॉट, अनरिलायबल नैरेटर, एपिफनी, इल्यूजन, इंटरटेक्चुअलिटी। इल्यूजन का मतलब आप जानते हैं कि जब आप विभिन्न रेफरेंसेस को अपने काम में डालते हैं, इंटरटेक्चुअलिटी भी वही मतलब है कि विभिन्न सोर्सेस से आप लेकर अपना बनाते हैं रचना। और यदि आप टी एस इलियट की वेस्टलैंड से अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि वो
कहीं दांते की बात लेते हैं, कभी शेक्सपियर से लेते हैं, कभी रिचर्ड वैगनर से लेते हैं, कभी किसी से लेते हैं, कभी किसी से लेते हैं, तो सबका वो बनाते हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इंटरटेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? गाइस, हेलो एवरीबॉडी, एनीवन? Sir Jacques Derrida. नो। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, एक महिला ने दिया था, कौन है? Alan Showalter. नो। वो तो फेमिनिज्म के लिए है। सर फिर नो से आइडिया। कुछ, you don't have any idea? सर जूलिया जूलिया, क्रिस्टेवा। जूलिया क्रिस्टेवा, एब्सोल्युटली राइट। तो आप देखें कि ये टेक्स्ट देखिए यहाँ पर यदि आप पढ़ें कि पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करता है कि जितने भी पहले की रचनाएं हैं या फिर स्टाइल्स है, उसको एक एमलगैम करता है। लेकिन यस, आपका मॉडर्निज्म भी करता है, लेकिन मॉडर्निज्म कुछ नया बनाता है और पोस्ट मॉडर्निज्म कुछ नया नहीं बनाता है। तो ये दोनों के अप्रोचेस में अंतर है, इंटरटेक्सुअलिटी दोनों में पाई जाती है। यस, अब आप आए 19 पॉइंट, कोलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म की बात करते हैं। आप देखें 1899 के आसपास अफ्रीका का इंग्लैंड से एक वार हुआ था, जिसे बोर वार के नाम से जाना जाता है, और उस वार में नो डाउट इंग्लैंड ने जीता। इंग्लैंड ने जीता, लेकिन इंग्लैंड की धज्जियां उड़ गई, उनकी पूरी जड़ हिल गई। और आप जानते हैं कि एक सत्ता का बहुत चापलूस राइटर रुडयार्ड किपलिंग थे। उनको लगा कि अब तो यह सत्ता अमेरिका के हाथों में चली जाएगी और हम लोग अब जो व्हाइट व्हाइट मैन्स बर्डन है वो हमारे ऊपर नहीं रह जाएगा। और लेकिन हालांकि आप यह रचनाओं में उसमें कनराड की रचना पढ़ें, हार्ट ऑफ डार्कनेस में किस तरह से कर्ड्स ने अफ्रीका के लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ है, उनका यूज कर रहा है, उनका स्वामी बना हुआ है। तो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का भी आप चर्चा मॉडर्न लिटरेचर में पाएंगे। हालांकि ये जो मॉडर्न पीरियड है, वर्ल्ड वॉर के कारण आप देखेंगे कि अब जो सत्ता है इंग्लैंड की चारों तरफा कॉलोनियल कॉलोनीज की, वो हिल सी गई है। अब डीकोलोनाइजेशन की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। अब उस समय की कुछ लिटरेचर्स में भी ये सारी चीजें पाएंगे। और एक और खास बात, आप देखें मॉडर्न लिटरेचर पॉलिटिक, एक्चुअली उस समय का यह जोरी था कि दो बातें, कि जो मॉडर्न लिटरेचर होना चाहिए वो आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए, वो पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में ये पूरी तरह से इंगेज्ड होना चाहिए। और है भी, आप देखें इफ यू यदि आप दो रचनाओं का मैं यहाँ जिक्र करूंगा, शायद आपको सैलन सर ने एनिमल फॉर्म पढ़ाया है, जो जहां पर आप देखोगे दो तीन घटनाओं का नाम मैं लेना चाहूंगा, रशियन रिवॉल्यूशन और इटली का फैसिज्म और आपका जर्मनी का नाजिज्म। और आप देखेंगे कि हिटलर जर्मनी से, मिसोलिनी आपका कहाँ से, इटली से, और आपके व्लादिमीर लेनिन और इस और ट्रॉट्स्की, ये जो रशियन रिवॉल्यूशन के अथवा में है जिक्र आता है। और आप देखेंगे कि एक तरह से रशियन रिवॉल्यूशन को का जॉर्ज ऑरवेल रिजेक्शन करते हैं एनिमल फॉर्म में। तो आप देखेंगे कि जो नेपोलियन का कैरेक्टर है, जो ऑरवेल का कैरेक्टर है उस समय के, और व्लादिमीर लेनिन का जो कैरेक्टर है, किस तरह से पिक्स के द्वारा दर्शाया गया है। और वो बात करते हैं कि ये तो शुरुआत होती है कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ऑल आर इक्वल की बात करते हैं, लेकिन पुनः जब आपके हाथ में सत्ता आ जाती है तो आप टोटलिटेरियनिज्म की बात करते हैं। यानी आप हैप्पी हैं तो सोचते हैं सब हैप्पी हैं, बट ऐसा है नहीं, राइट? तो यह टोटलिटेरियनिज्म को रिजेक्ट करता है मॉडर्न मॉडर्न लिटरेचर। और ये बहुत पॉलिटिकल काइंड की यदि आपको आवाज जाननी है तो डब्ल्यू एच ऑर्डेन को पढ़ें, जहां पर वह द अननोन सिटीजन यदि आप पढ़े हैं, तो जहां पर पॉलिटिक्स और स्टेट और पीपल में किस तरह से उन्होंने एक डिसजंक्चर है या फिर एक क्राइसिस है उसकी बात करते हैं। उनके अ, अ, रचनाओं को वो देखें तो वो काफी इनफैक्ट जो डब्ल्यू एच आर्डेन है वो एक तरह से मार्क्स से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और क्या नाम है,
फ्रायड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, इसलिए उनका एक तरफ तो इंटरनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर है या इनर फेथ आई मीन्स साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर बहुत बात करते हैं और हालाँकि पॉलिटिकल और सोशल फिनोमेनन के बारे में भी बहुत बात करते हैं। तो लिटरेचर एक तरह से प्रोपेगेंडा के रूप में भी यूज़ किया जा रहा है उस समय का लिटरेचर आप देखे होंगे और दूसरी बात यदि आप पढ़ें तो मैं थोड़ा-सा हट कर देखूँ तो यदि आप जॉर्जियन पोएट्स को पढ़ें जो वार लिटरेचर के बारे में को लेकर पॉपुलर हैं, वो वार क कुछ लोग वार को रिजेक्ट कर रहे हैं या वार के अगेंस्ट लिख रहे हैं या कुछ लोग वार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से आप देखोगे कि लिटरेचर किस तरह से उस समय की चीज़ों से एंगेज अपने आप को कर रहा था और नो डाउट उसका नेचर पॉलिटिकल भी होता जा रहा था। अब आप देखें इम्पैक्ट ऑफ साइंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, मास कल्चर या मास कल्चर वर्सेस एलिटिस्ट कल्चर। तो आप देखोगे कि यस साइंस में जैसे फॉर एग्जांपल साइंस के एडवांसमेंट के साथ आपकी टेलीविज़न, रेडियो ये सारी चीज़ें जो आई इनका बहुत इम्पैक्ट पड़ा उस समय के लिटरेचर पर और आप यदि एचजी वेल्स को पढ़ते हैं जिन्होंने टाइम मशीन और इनविजिबल मैन लिखा आप उन्होंने ये बता दिया कि आने वाला जो समय है किस तरह से साइंस का इम्पैक्ट रहेगा और उसका फ्यूचर क्या होगा। साइंस फिक्शन जब आप पोस्ट मॉडर्न में पढ़ेंगे तो इस बात को जानेंगे। हालाँकि यहाँ पर जो मॉडर्न लिटरेचर है वो साइंस की ग्लोरीफाई तो कर सकता है, करता भी है, लेकिन उसके साथ ही यह साइंस की जो एविल पावर है, एविल नेचर है या इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो एविल नेचर है, टेक्नोलॉजी की जो इविल नेचर है, उसको भी रिजेक्ट करता है। और मास कल्चर ऑफ कोर्स फ़िल्में बनी, टेलीविज़न आए तो दूर-दूर तक जो प्रोडक्ट्स आए, कमोडिटीज़ आई तो वो उससे भी मॉडर्न लिटरेचर काफ़ी प्रभावित दिखता है, उसकी चर्चा करता है। अ, और एक ख़ास बात है कि मास कल्चर में औरतों की फ्रीडम बहुत ज़्यादा देखने को मिली, किस तरह से औरतों के लिए ये बहुत एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है मास कल्चर जिसमें औरतों की आवाज़ को प्राथमिकता भी मिलती है। लेकिन आप जाने कि जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर सेकंड वर्ल्ड वार के बीच का समय है या फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर 1930 का जो समय है, यह हाई मॉडर्निज़्म का टाइम माना जाता है। हाई मॉडर्निज़्म का टाइम का मतलब ये हो गया कि यह एलिटिस्ट लिटरेचर बन गया, यानी कुछ राइटर्स को बहुत ज़्यादा कुछ राइटरों के कारण इसको बहुत ज़्यादा जाना जा गया, जैसे जेम्स जॉयस के कारण या फिर उनके एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर के कारण वर्जीनिया वुल्फ के एक्स्ट्रा में एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर के कारण या जेम्स जॉयस या टीएस इलियट तो टीएस तो ये इरिटेस्ट नेचर का इनका लिटरेचर माना गया और जब मॉडर्निज्म जब पोस्ट मॉडर्निज्म स्टार्ट होगा तो आप देखोगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म का पहला ये क्वेश्चन था कि भाई ये जो मॉडर्निज्म है इलिटिस्ट हो गया, एक कन्वेंशन बन गया है, तो इसको ये रिजेक्ट करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। काफ़ी चीज़ें पोस्ट मॉडर्निज्म में मॉडर्निज्म की चलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को रिजेक्ट करता है। उन रिजेक्ट चीज़ों में एक चीज़ ये भी है कि जो एलिटिस्ट नेचर है मॉडर्न लिटरेचर का, वह उसको रिजेक्ट करेगा। इसकी बात मैंने पहले ही कर ली है कि इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, नॉन रेफरेंशियल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा-सा हम बात करते हैं। एक बार-बार आप पाओगे कि मॉडर्न मॉडर्न लिटरेचर का टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें कुछ चीज़ें नई हैं, तो कुछ चीज़ें पुरानी हैं, कुछ चीज़ें रिजेक्ट करती हैं, तो कुछ चीज़ें उसको आश्रय देती हैं। जैसे आप देखेंगे कि विक्टोरियन लिटरेचर एक तरह से ऑब्जेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। और थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी में भी एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच को ही बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्टिविटी अलग-अलग हैं। जो मॉडर्न ऑब्जेक्टिविटी है, इसमें छिपी हुई सब्जेक्टिविटी है और सब छिपी हुई सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिव ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो यह एक तरह से वही है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी मैं इसको मानता हूँ कि किस तरह से अ, अब टीएस इलियट आप देखेंगे कि टायरेसियस के माउथ में घुसकर बात कर रहे हैं। तो एक तरह से टीएस इलियट ही बात कर रहे हैं, बस नाम है टायरेसियस का, कैरेक्टर का। तो अ,
किस तरह से सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिव ढंग से बात करने का ढंग है, बस यही दोनों में अंतर है। यस, सिंबल का यदि प्रयोग हो रहा है, इमेजेस का प्रयोग हो रहा है, तो नो डाउट उस समय का लिटरेचर इंडायरेक्ट होगा ही, उसमें इंडायरेक्ट डिस्कोर्स भी आएँगे, तमाम चीज़ें आएँगी। तो आज हम लोग ये बात किए, ये फर्स्ट पार्ट है आपका मॉडर्निज़्म का। अ, और एक पार्ट और है, लेकिन मुझे शैलेंद्र सर ने कहा था कि सर आप बहुत ज़्यादा देर तक मत पढ़ाइएगा, बच्चे थोड़ा-सा अ उनको और काम रहता है। तो अब मैं यहीं रुकना चाहूँगा, अ, यदि आप लोग की परमिशन हो तो। और फिर मैं यहीं से रिज़्यूम करूँगा सेकंड पार्ट में अपने मंडे की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही है, और चूँकि मंडे को होगा, मंडे को और मज़ा आएगा, क्योंकि उस समय मैं बात केवल लिटरेचर को कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ करना चाहूँगा आप सभी लोगों के साथ, और देख पाओगे कि किस तरह से क्या चीज़ें लिटरेचर एड्रेस करता है और उसके क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं। जी, लेकिन मैं आज का क्लास छोड़ने से पहले मैं आप लोगों का थोड़ा-सा रिव्यू जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताने का कष्ट करें, क्या आप लोग का मॉडर्न लिटरेचर का जो कुछ हिस्टोरिकल, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स है, वो कुछ क्लियर हुआ? चंचल जी? ओके, थैंक यू। अंजलि जी? सोनम जी? जी सर, बहुत बेहतरीन क्लास थी आपकी। थैंक यू। सोनम जी, दिव्या जी, क्या आप लोग को क्लियर हुआ? या मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग कई पेजेज़ भर सकते हैं। यस यस। सर, सर मैंने तो थोड़ा-सा लेट जॉइन किया बट जहाँ से भी जॉइन किया सर बहुत अच्छे से समझ में आया काफ़ी कुछ। जी, मैंने कहा था कि देखिए शुरुआत आप कुछ इस तरह के लिटरेरी मोमेंट्स हैं या टर्न है लिटरेचर के, जहाँ पर आप शुरुआत मिस करेंगे तो ज़रूर बहुत कुछ मिस करेंगे, बट आई थिंक यदि क्लास रिकॉर्ड हो रही हो तो आप ज़रूर उसको देखें। बहुत हम लोगों ने कोशिश की है सिंपल ढंग से बात करने की, और तमाम मेरे पास मटेरियल है, मैं आपको शेयर करूँगा पीपीटी इत्यादि से लेकर। हालाँकि मैंने पीपीटी बना रखा है, लेकिन मुझे इस तरह से बात करने में कुछ ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो चूँकि तो मुझे लगा थोड़ा-सा टफ हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं सर, यदि आपने काफ़ी ईज़ी कर दिया था, बहुत अच्छे से ईज़ी किया अच्छा, था सर, टफ नहीं ठीक किया था वो। है। अच्छा, तो थैंक यू सो मच। लेकिन इसकी जो सेकंड पार्ट होगी वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उसमें मैं ढेर सारे नॉवेल्स, ढेर सारी पोएम्स, ढेर सारी ड्रामास, ढेर सारी प्रोज़ राइटिंग्स को लेकर आ रहा हूँ, और उसमें ये दिखाऊँगा कि कहाँ-कहाँ मॉडर्न एलिमेंट्स हैं इन लिटरेचर में और क्या चीज़ें हैं। तो एक चीज़ें तो ये होंगी। उसके बाद मैं इम्प्रेशनिज़्म, यदि टाइम मुझे अलाउ करेगा तो मैं इम्प्रेशनिज़्म आपको मंडे को पढ़ाऊँगा, और निवेदन आप लोगों से रहेगा कि मंडे को आप प्लीज़ समय से जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है? श्योर सर, तो थैंक यू ऑल द सो मच सर। बेस्ट आप सभी को, एन्जॉय करें, और चंचल जी बहुत-बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप लोग इतना प्यार से सुनते हैं, है ना? सर, आप तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि हम बिल्कुल भी पॉज़ नहीं करते हैं उसको। अच्छा, अच्छा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, चूँकि देखिए जब आप लोग इस तरह से माने साथ देते हैं तो अपना भी धैर्य बढ़ जाता है और मज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और लेकिन कल का जो क्लास होगा तो वो बहुत सॉरी, मंडे का बहुत इम्पोर्टेंट होगा, आप लोग उसका भी लाभ लें। अपने इस आंसर को जब देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक थियरी पार्ट होता है, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो कल वा जो मंडे को होगा वो प्रैक्टिकल पार्ट होगा। आप बता पाएँगे कि ये इनकी रचनाओं में आ रहा है, इनकी रचनाओं में आ रहा है, इनकी रचनाओं में आ रहा है, राइट? तो वह हमारा हाफ एन आवर में हम उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम मूव करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। और आपको मैं बताऊँ कि मैं मॉडर्निज़्म के साथ ही इम्प्रेशनिज़्म या फिर एक्सप्रेशनिज़्म या सरियलिज़्म इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अ, स ये मॉडर्न मॉडर्न लिटरेचर ही की शुरुआत करने में इनकी देन है, और ये मॉडर्निज़्म के पार्ट्स हैं। और दूसरी बात ये है कि
जर्मनी में एक्सप्रेशनिज्म को वही वही माना जाता है जो इंग्लैंड में मॉडर्निज्म को माना जाता है। तो हमें लगता है कि इनका काफ़ी ख़ास रिश्ता है। तो दैट्स व्हाई हम पहले उन तीनों टॉपिक को कन्फर्म करेंगे या फिर जैसा आप लोग बताएँगे उस तरह से, ठीक है? इज़ दैट क्लियर गाइज़? यस यस सर। सर। ओके तो